और सबसे पहले उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है, मनेरी भागीरथी नदी में फंसे 7 से 8 मजदूर। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी देखिए, ये कहा जा रहा है कि मनेरी भागीरथी नदी में 7 से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। नदी में फंसे मजदूरों को निकालने का काम यहाँ पर लगातार हो रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में ये मजदूर फंस गए थे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी दिग्वीर जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, अपडेट लेते हैं। दिग्वीर, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिएगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? जी दीपा, आपको बता दें, कल देर रात को भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और जो मजदूरों की जो वैकल्पिक पुलिया थी वो बह चुकी थी और मजदूर जो ये लोग थे ये बीच टापू में रहते थे। तो अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और वैकल्पिक पुलिया बह गई है। उसमें 7 से 8 लोग मजदूर रहते थे। जिस प्रकार जो प्रशासन को जानकारी मिली है, आपदा प्रबंधन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और 10 बजे से और 2 बजे तक ये रेस्क्यू चलता रहा, जिसमें 3 लोगों को निकाल दिया गया है। अब जो बाकी बचे हुए हैं 5 लोग, तो 5 लोगों के लिए अब जब हमारी बात हुई सुबह तो उनका ये कहना है कि जिला प्रशासन से या आपदा प्रबंधन से अगर उनको निकालने की बात कहते हैं तो आज उनका रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छा, कितने घंटे हो गए रेस्क्यू को दिग्वीर, कितना वक्त हो गया है? जी, रेस्क्यू को कल रात 10 बजे से 2 बजे तक रेस्क्यू किया गया, जिसमें 3 लोगों को निकाला गया। अभी 5 लोग बाकी है। तो जो वैकल्पिक पुलिया है पूरी तरह से बह चुकी है, तो कहीं न कहीं आज भी वो जो 5 लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका दिग्वीर पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अगली खबर यह है कि चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का ओवरफ्लो देखने को मिल रहा है। अब केंद्र ने NDRF और ITBP को तैनात किया है। पुलिस के बजाय केदारनाथ और बद्रीनाथ में ITBP और NDRF अब मोर्चा संभालेगी। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि केदारनाथ में ITBP ने अब मोर्चा संभालना है और जल्द ही NDRF की टीम भी मोर्चा संभालेगी। पुलिस प्रशासन यहां मोर्चा संभालने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग केदारनाथ धाम में तैनात ITBP के जवान और NDRF के जवानों को ज्यादा मुफीद समझा गया है वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसे संभालने के लिए, क्योंकि अब तक 4 धाम यात्रा में, जिसे 3 मई से शुरू हुए, ज्यादा वक्त नहीं बीता, 28 यात्रियों की जान जा चुकी है। ऐसे में ये मोर्चा ITBP और NDRF की टीम संभालेगी। NDRF की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और ITBP की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। चारधाम यात्रा में लगातार हो रही यात्रियों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का दावा यह है कि चारधाम मार्गों पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रखे जाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही बड़े स्तर पर डॉक्टर्स की तैनाती होनी है। केदारनाथ यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग बड़ी व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। आपको यह भी बताएं कि अब तक चारधाम यात्रा में 28 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है और यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से मॉनिटर की जाएं, इसमें अब बदलाव किया गया है। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा आगे बढ़ रहा है। हालांकि 28 यात्रियों की जान जा चुकी है, उसके बाद अब एक्शन मोड में स्वास्थ्य महकमा दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने और किस तरीके से यात्रियों का ख्याल रखा जाएगा अलग अलग पड़ावों पर, बताएं जरा विस्तार से। दीपा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सभी को ये अंदेशा था कि इस बार चारधाम यात्रा बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में शुरू होगी और ठीक हुआ भी ऐसे ही। चारधाम यात्रा की जैसे ही शुरुआत हुई तो लाखों की संख्या में यात्री उमड़ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो बिल्कुल बैकफुट पर है, हरकत में आई है। और अब स्थिति ये है कि राज्य सरकार के हाथ से बात निकलते हुए दिख रही है कि अब यही वजह है कि केंद्र सरकार अब तमाम जितने भी चारधाम के रूट्स है उसमें NDRF और ITBP के जवानों को तैनात कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जितने भी चारधाम रूट से जहां पर दिक्कतें यात्री को हो रही है वहां पर मेडिकल कैंप्स हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो जो 500 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। ये तमाम ऐसी व्यवस्था है दीपा, इसको राज्य सरकार पहले ही कर सकती थी। राज्य सरकार को इनपुट पहले ही था कि इस बार बड़ी संख्या में यात्रियों का जमावड़ा उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान रह सकता है, तो आखिरकार वो व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। बैकफुट पर सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है और पर्यटन मंत्री देश से क्या वो तो विदेश में ही है। और आखिरकार अगर बात करें तो पूरी तरह से पर्यटन मंत्री की जो लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। आखिरकार इतनी बड़ी एक चारधाम यात्रा, इतना बड़ा आयोजन होता है देश का, और सबसे बड़ा आयोजन ये होता है कि आखिरकार पर्यटन मंत्री ही प्रदेश से गायब है। तमाम व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। लाखों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उत्तराखंड के चारों धामों में। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल उसकी बदहाल व्यवस्था देखने को यहाँ पर मिल रही है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दीपा। अब तक 28 लोगों की मौत उत्तराखंड के 4 धामों में हुई है। अमूमन ऐसा होता था कि पूर्व में जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती थी तो 1 महीना या 2 महीना में एक या 2 केस ऐसे होते थे कि हार्ट अटैक से या किसी दुर्घटना के कारण 1 या 2 मौत हुई है। पिछले 9 दिनों में 28 मौत का होना एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार की तमाम तैयारियों पर, स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियों पर और पर्यटन मंत्री के तमाम जो बैठकों का दौर उनका जारी था। शासन से लेकर सरकार तक की तमाम बैठकें चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हो रही थी और अब ये बात मानी जा रही है तो पहले तमाम बैठकों का दौर हमने देखा, दावे भी हमने सुने, बहुत सारे दावे किए गए कि ग्राउंड पर हालात काबू में हैं, सब कुछ बेहतर किए गए हैं, मुकम्मल इंतजामात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, ये मई का ही महीना है, 3 मई से शुरुआत हुई थी स्नेहा, और मई के महीने में ही अभी हमें 28 यात्रियों की जान जा चुकी है। और अब जाकर आप देखें किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा सजग हुआ है और कदम आगे उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका विनोद, आप लगातार नजर बनाए रखेगा। बिल्कुल, और यही इसी से जुड़ी खबर ये है कि ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। टेंशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, यात्रा के दौरान 10 तीर्थ यात्रियों की जान गई। इसमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हुई, अन्य यात्रियों की हार्ट अटैक और ठंड के कारण जान जाने की वजह बताई जा रही है। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी भेजा जा रहा है और समय पर इलाज मिलने से कई तीर्थ यात्रियों की जान को बचाया भी गया है। पैदल में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियों से ऊंचाई धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है, तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके हैं और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है वो सावधानियों को बढ़ाते हुए अपने मेडिसिन को ले सकते हैं। केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित भी किया है। बिल्कुल, इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह भेजा गया। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं। तो देखिए, अपने तरीके से प्रशासन दावे कर रहा है, कह रहा है कि हमने इतने लोगों को ठीक किया, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं जान गंवाने वाले यात्रियों की, वो भी हमारे सामने है। सबसे ज्यादा परेशानी केदारधाम यात्रा मार्ग पर सामने आ रही है, क्योंकि केदारधाम तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग काफी लंबा है और यात्रा मार्ग पर जरूरी इंतजाम भी नहीं है, जिस वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। केदारनाथ धाम की ये चढ़ाई यात्रियों के लिए मुसीबत बन रही है। पैदल मार्ग पर बदइंतजामी की वजह से यात्री परेशान हैं और उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा दें। यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही तमाम बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चारधाम यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की मौत का बढ़ता आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों की संख्या अधिक होने से दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय भी बहुत ज्यादा है। हरीश रावत ने सरकार से मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को एनडीआरएफ अपनी देखरेख में यात्रा करवाए।
चारों धाम में तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। शासन की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो हेल्थ चेकअप कराकर ही उत्तराखंड आएं। धामों की कैपेसिटी है उससे अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि इस बार काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में ये भी निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं कि यात्रियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जाए और स्वास्थ्य संबंधी जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। एडवाइजरी एक स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है कि किस प्रकार से यात्रा रूट पर हम लोग अपने आप को कंडक्ट करें और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे वो कोविड की स्थिति हो या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर आकर सब दावों की हवा निकल रही है। चारधाम यात्रा पूर्णतः व्यवस्थित रूप से चल रही है। शुरुआती दौर में ओपनिंग के समय जरूर थोड़ा बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी में एक्स्ट्रा भीड़ थी। अभी सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितना संभव हो सके पूरे रूट पे हमारी SDRF की फैली हुई है, जिससे कि उनको समय से हम मेडिकल सहायता पहुंचा सकें, इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन व्यवस्थाओं में क्या चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल पाएगी? ऐसा लगता है कि यात्रियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ABP गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रवि कैतुरा की रिपोर्ट। देखिए, देहरादून से खबर है जहां आज IRB की नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन की खबर मिल रही है। CM धामी इस प्रशासनिक बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सेकेंड फेज के बिल्डिंग्स का शिलान्यास भी करेंगे CM और कार्यक्रम में DGP समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब CM धामी पहुंच करके इस नई नवेली बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। दोनों तरीके का कार्यक्रम है। एक अगले फेज के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम है जहां पर इसका एक्सटेंशन देखा जा सकता है और नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और जो नई बिल्डिंग बनी है उसका भी उद्घाटन करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। तो नई फैसिलिटी के साथ IRB के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होना है। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। और क्या है कैबिनेट के बड़े फैसले, उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों को हर साल प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। चौथा मद गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि केदारनाथ धाम में 1 मंजिले भवन को 2 मंजिला बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ठेकेदार को उसी दर पर काम करने की मंजूरी मिलेगी। श्री केदारनाथ जी के निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसके बारे है। उसमें कुछ बिल्डिंगें 1 मंजिला बननी थी और बाद में निर्णय हुआ कि कुछ लोग जिनके पहले वहाँ मकान थे उनको भी जगह दी जानी है, उनके लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए कुछ बिल्डिंगें जो 1 मंजिला थी उनको 2 मंजिला बनाया जाएगा। गन्ना चीनी विभाग का है। इसमें जो शासकीय गारंटी दी जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा और अगर गन्ना चीनी विभाग को किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है तो उसकी भी सरकार पूर्ति करेगी। हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को देंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार के सलेमपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली।
आग की सूचना पर मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से आग लगी। और देखिए अल्मोड़ा से खबर है, वहीं अल्मोड़ा में देर शाम मौसम ने करवट बदल ली। तेज आंधी के साथ यहां बारिश हुई। बारिश की वजह से जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, वहीं दूसरी तरफ बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। कई जगहों पर बारिश का पानी घर में भी घुसा। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार बारिश का दौर यहां पर। मौसम ने अचानक से करवट बदली। गर्मी जो भयंकर पड़ रही थी उससे लोगों को राहत तो मिली, लेकिन घर में पानी घुस गया, ये कहा जा रहा है। थोड़ी बहुत आफत वाली बारिश ये साबित हुई। हाल ही में देहरादून क्षेत्र में हुई चोरी के 4 बड़े घटनाओं के बाद पुलिस ने यह खुलासा उनका कर दिया है कि देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में 2 चोरियां, जबकि क्लेम टाउन और ऋषिकेश में एक चोरी की घटना हुई है। ऋषिकेश में चोरों ने घर में रखे नकदी और लाखों के गहने चोरी किए थे। इस चोरी की घटना का मास्टरमाइंड सगी मौसी का लड़का निकला। और इसके अलावा क्लेनमेंट टाउन क्षेत्र की बात करें तो चोरों ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की। विकासनगर में नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली गई और एक बाइक पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुड़की के बुग्गावाला इलाके में जमीन में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। बादीवाला में 25 बीघा जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप है और पीड़ित पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल परमजीत कोहली नाम के शख्स की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है कि उन्होंने अपने बेटे मुद्दत कोहली के नाम से बुग्गावाला में असद खान नाम के शख्स से 25 बीघा जमीन का सौदा किया था, जिसके लिए 25 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। आरोप यह है कि असद खान ने वो जमीन किसी और शख्स को बेच दी है और साथ ही वो ना तो रकम लौटा रहा है और पीड़ित के साथ गाली गलौज और मारने की धमकी भी उसको दे रहा है। प्रिंस कुमार कोहली है, उनके द्वारा कल एक FIR लॉन्च कराएगी, जिसमें उनका ये कहना है कि असद खान पुत्र असलम खान जो यहाँ लालवाला में जिनका फार्म हाउस है, उनके द्वारा मुझे एक ज़मीन दिखाई गई थी बुग्गावाला थाना क्षेत्र में, जिसके बजाय मेरे से 70 लाख कैश और 25 लाख चेक के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, लेकिन उन्होंने वो ज़मीन किसी और को बेच दी है। उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उनकी FIR लॉन्च हो गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को जल्द ही अपना प्रशासनिक भवन मिल जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन को लेकर शासन से बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिथौरागढ़ और बागेश्वर कैंपस के स्टाफ को भी यूनिवर्सिटी के अधीन संबद्ध करने की कवायद तेज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात झांसी की। झांसी में एक युवक का अवैध असलहे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहा शख्स प्रकाश कुशवाहा है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये शख्स युवक का वीडियो देखिए वायरल लगातार हो रहा है। आपराधिक मुकदमे दर्ज है कहा जा रहा है और असलहे के साथ में इसका वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस इस पूरे वीडियो की पड़ताल भी कर रही है। ये शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड किस तरीके का है, कहाँ का रहने वाला है, इसके जानने वाले लोगों से भी पूछताछ होगी और जानकारी जुटाई जाएगी इस वीडियो के आधार पर। वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की भी खबर है और इसमें गोली लगने से कुख्यात बदमाश खालिद घायल हुआ है और खालिद पर 1-2 नहीं बल्कि लूट, चोरी समेत 51 मुकदमे दर्ज हैं और ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को खालिद ने अंजाम दिया और गैंग बनाकर ये अंजाम देता था ऐसी वारदात को। खालिद के कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। तो यहाँ पुलिस एक्शन में है और कामयाबी मिली है। 51 मुकदमे खालिद पर दर्ज थे और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और अब अगली खबर हरदोई से है। हरदोई में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक चोरी की घटना हो गई है। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए और वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस ने इस मामले में इस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कौन ये चोर है, कहां से आया है और किधर की तरफ ये भागा है, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। इस फुटेज की मदद ली जा रही है। बात बरेली की। तेज आंधी के साथ बारिश के दौरान ओले भी गिरे हैं।
साथ ही यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पेड़ गिरने की भी खबर मिल रही है। इस वजह से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। बारिश की वजह से हाई टेंशन लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो देखिए बारिश और आंधी के बाद कैसा मंजर है, तस्वीरों में दिखाई। और वहीं बिजनौर में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जब लेट पहुंचे तो उन्होंने इसके लिए मंच से सभी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं लेट हुआ हूं, इसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है 6:30 बजे के करीब मैं आज तक पहुंचा और उसके पीछे जो मैं कारण समझ पाया, क्योंकि कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली